समग्र शिक्षा एक किताब खरीदती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है लाइब्रेरीज में, ये जाने बगैर कि इस किताब के अंदर अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, आतंकवाद के समर्थकों का और आतंकवाद के बड़े किंगपिनों का महिमा मंडन है। समग्र शिक्षा ने बाज़ाब्ता इस किताब का ऑर्डर प्लेस किया है और ये किताब समग्र शिक्षा को दी गई है। इसके साक्ष्य, इसके प्रमाण हमारे पास हैं। 123 किताबें समग्र शिक्षा ने ओबेरॉय बुक पैलेस से ली हैं और उन्हें 20 जिलों में तमाम लाइब्रेरीज में जहां 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, इस किताब को उन तमाम लाइब्रेरीज में पहुंचा दिया गया है। क्या आपत्तिजनक है इस किताब के अंदर? बात आतंकवाद की है, अलगाववाद का महिमा मंडन है। जम्मू कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बताया गया है। एनआईए ने जिस आदमी पर छापेमारी की, गिरफ्तार करके जो समय जेल में है, परवेज इमरोज, उसका जिक्र इसमें है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, जो घाटी में कई बड़े बड़े जो हिंसक मामले घाटी में हुए, उन मामलों के लिए जिसको जिम्मेदार ठहराया गया, उसका जिक्र है इसमें। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मकबूल भट्ट, जिसे हमारे कानून ने फांसी की सजा दी थी और जिसकी बाद में फांसी हुई, जो JKLF का संस्थापक है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक आतंकी संगठन का संस्थापक है, उसका महिमा मंडन इस किताब के अंदर है। केवल उसका महिमा मंडन नहीं है, बल्कि कई और आतंकवादियों का महिमा मंडन है जिन्होंने बंदूक उठाई, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी निशाना बनाया और कश्मीर घाटी के उस आम मुसलमान को भी निशाना बनाया जिसने आतंकवाद का मुकाबला करने का ऐलान किया। ये सब कुछ इस किताब के अंदर है और जम्मू कश्मीर का सरकार का समग्र शिक्षा विभाग इस किताब का ऑर्डर ओबेरॉय बुक पैलेस, जो इस किताब जिनका इस किताब के मुताबिक अगर आप इसमें पढ़ेंगे, द एडिशन पब्लिश्ड बाय, साल 2025 का ये जो एडिशन है, ये ओबेरॉय बुक सर्विस ने पब्लिश किया है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जब मैंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि डोमिनेंट पब्लिशर्स हैं जिनके पास ट्रांसक्रिप्ट गया है और जिस ट्रांसक्रिप्ट को उन्होंने किताब की शक्ल में सामने लाया, और चूंकि कॉपीराइट्स, कोई भी किताब जो जम्मू से जाती है वो ओबेरॉय बुक पैलेस के मुताबिक उनके पास, बुक सर्विस के मुताबिक उनके पास रहता है, उस कॉपीराइट के चलते ओबेरॉय बुक सर्विस के पास ये किताब पहुंची और उन्होंने अपना लेबल नीचे लगाया, दिस एडिशन पब्लिश्ड बाय ओबेरॉय बुक पैलेस। और उसके बाद ये किताब एक टेंडर हुआ, उस टेंडर के जरिए समग्र शिक्षा ने ऑर्डर प्लेस किया और ये किताब उनको हाजिर कर दी गई। कमाल देखिए, एक कमेटी बैठती है जो किताबों को अप्रूव करती है कि कौन सी किताब हमारी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। उन कमेटी के मेंबरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बिना देखे, बिना इस किताब के कंटेंट पढ़े इस किताब को अलग अलग 20 जिलों की लाइब्रेरियों तक पहुंचाया है। और ये मैं नहीं, बल्कि ये जो जानकारी मुझे अलग अलग जगहों से मिली है, उस जानकारी के मुताबिक मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। ये 11th 12th के बच्चों के लिए ये किताब है। इस किताब में 11th 12th के बच्चे पढ़ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो कौन बड़े लोग हैं, जिन बड़े लोगों ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में बहुत कमाल के काम किए हैं। लेकिन इस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि जैसे एक अलगाववादी ने बैठकर इस किताब को कहीं पर लिखा है और उसके बाद इस किताब को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है ताकि अलगाववाद का चैप्टर पढ़ने में पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को आसानी हो जाए। लेकिन अब इस किताब की एक कहानी जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया। यह किताब छपी कब है, लिखने वालों ने इस किताब को लिखा कब है? हालांकि कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने कहा हिलाल अहमद और उनके साथ में एस मीना, संतोष मीना, इन दोनों ने इसको एडिट किया है। लेकिन जब मैं प्रीफेस पढ़ता हूं, कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने इसको एडिट किया है। वो प्रीफेस जिस तरीके से लिखा गया है, इसका मतलब वो जिम्मेदारी लेते हैं, ये किताब हमने लिखी है, जो कुछ जिक्र इसमें है वो हमने किया है। लेकिन किताब कब लिखी गई है, ये अहम है। ये किताब तब लिखी गई है जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और शीशपाल वैद, जो बाद में जम्मू कश्मीर के DGP पुलिस बने, वो जिस समय DG प्रिजन्स थे, ये किताब उस वक्त लिखी गई है। इस किताब की बिल्कुल शुरुआत में लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ दोज स्टेट्स दैट हैज बिकम फेमस फॉर इट्स मेनी साइडेड कल्चर। उसके बाद इस किताब को खत्म करते वक्त भी ये कहा गया है, द बुक बिगिंस विद डिस्क्राइबिंग द ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ Jammu and Kashmir along with the armed force personnel. It further incorporate
द ऑथर्स एंड पोइट्स। हालांकि लैंग्वेज भी इस किताब की ठीक नहीं है, अंग्रेजी जुबान का जो इस्तेमाल किया गया है वो भी गलत है, लेकिन इस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो जिन किरदारों का जिक्र इसमें है उनमें से कई किरदार हैं जिनका देहांत हो चुका है अब, और कई किरदार ऐसे हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे शीशपाल वैद इस समय सर्विस में नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। और जब आप इस किताब की शुरुआत में, मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ से ये समझ में आता है कि ये किताब किस पीरियड में लिखी गई है। शीशपाल वैद, ऑल्सो नोन एज एसपी वैद, इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजन्स इन जम्मू एंड कश्मीर। करंट डायरेक्टर, साल 2025 में किताब पब्लिश हो रही है किताब के पहले पन्ने के मुताबिक, लेकिन किताब में जानकारी ये दी जा रही है कि शीशपाल वैद इस समय जम्मू कश्मीर के डीजी प्रिजन्स हैं, जबकि वो लंबे समय से रिटायर होकर अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर सक्रिय हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आइए तो परवेज इमरोज की बात है। परवेज इमरोज का जिक्र कहा गया वो एक इंडियन ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जबकि वो इस समय जेल में हैं। उन्हें कुछ कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन गंभीर आरोप है उनके ऊपर, आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप उनके ऊपर है, एनआईए का मामला उनके ऊपर बना हुआ है, वो जेल में है। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको यूं महसूस होता है कि परवेज इमरोज अभी भी पिटिशंस जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। तो पता साफ चल रहा है कि जब परवेज इमरोज बाहर थे, जिस समय वो घाटी में सक्रिय थे, किताब ही उस समय लिखी गई है। उसके बाद डॉक्टर जावेद राही का जिक्र है इसमें बताया गया है। डॉक्टर जावेद राही को लेकर, एक गुजर बकरवाल कबीला के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं वो, उनको लेकर कहा गया कि बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने लिए हैं और बहुत कमाल का काम उन्होंने किया है, लेकिन कहीं जिक्र नहीं है कि वो इस समय क्या कर रहे हैं। इस समय जावेद राही कला केंद्र के इंचार्ज, कोई जिक्र उसके बारे में नहीं है। तो साफ पता चलता है कि ये किताब अभी की तो नहीं है। बशारत पीर की किताब कर्फ्यूड नाइट जिन्होंने लिखा है, हालांकि अभी वो नौजवान हैं और अभी भी वो सहाफत कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, लेकिन उनको भी इसमें जिस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है, पता चल रहा है कि ये किताब किस दौर में लिखी गई है, किस वक्त में लिखी गई है। उसके अलावा बलवंत ठाकुर की 2014 के बाद बहुत सारी असाइनमेंट्स जो हैं तब्दील हुई हैं, लेकिन कोई जिक्र उन असाइनमेंट्स का नहीं है। मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक का जहाँ तक जिक्र है, उनके बारे में कहा गया कि वो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और उसके अलावा के चेयरमैन हैं, जबकि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रतिबंध लग चुका है, उनकी अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, उसका कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। और मीरवाइज उमर फारूक के खिलाफ 13 FIR दर्ज हैं। वो एक अलगाववादी नेता हैं, वो एक सेपरेटिस्ट हैं, ये बात जगजाहिर है, सारी दुनिया जानती है। इस समय कुछ उनमें उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका इतिहास जब खंगालिए तो वो एक अलगाववादी नेता रहे हैं। यहाँ जिस तरीके से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम लिया गया है, साफ तौर पर पता चलता है कि इस कालखंड में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पैराडाइम चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये किताब उस कालखंड की है जिस कालखंड में ये सब बातें करना कानूनन जुर्म नहीं था, जब ये सब लिखा जाता था। मकबूल भट्ट एक आतंकवादी, उसको फांसी की सजा हुई, उसका जिक्र इस किताब में शहीद मकबूल भट्ट किया गया है। यानी आप हिसाब लगा लीजिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश में होने का कतई भी ये मतलब नहीं है कि जो डिक्लेयर्ड आतंकवादी हैं, कोर्ट ने जिनको सजा दी, कोर्ट की सजा देने के कारण जिनको फांसी हुई, उसे यहां पर शहीद बताया जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप बीच में लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इंडियन हेल्ड कश्मीर लिखा जा रहा है। ये वो जुबान है जिस जुबान को 2014 तक के कालखंड में स्वीकृति थी, इजाजत थी, आप ये जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन परिवर्तन आया 2014 के बाद, तो मतलब किताब उस कालखंड की है जिस कालखंड में ये सब जुबान, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, आतंकवादियों का महिमा मंडन करना, अलगाववादियों का महिमा मंडन करना, सब जायज था। अब आप आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है गंगा हाईजैकिंग के बारे में। एक जहाज हाईजैक होता है, उसके बाद कहा गया कि गंगा हाईजैकिंग के कारण कश्मीर इशू लाइमलाइट में आया साउथ एशिया में, और उसके बाद इसमें वही कहानी दोहराई गई है जो कहानी अलगाववादी अक्सर अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने जानने पहचानने वालों को और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को सुनाया करते थे। अब इस कहानी के लिए कोई स्पेस बची नहीं है, ना कोई इस कहानी को अब सुनने को तैयार है।
इस बदले हुए भारत में साल 2025 में अचानक समग्र शिक्षा का इस किताब का ऑर्डर प्लेस करना, उसके बाद इस किताब को बाज़ाब्ता इसकी डिलीवरी लेना और डिलीवरी लेने के बाद इस किताब को लाइब्रेरी में बांटना, जो जानकारी मिल रही है, इसका मतलब कि मामला बहुत गंभीर है। उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने एक ऐसी किताब जिसमें अलगाववादियों का और आतंकवादियों का महिमा मंडन है, इस किताब को आखिरकार इंट्रोड्यूस करने की हिम्मत किसने की, ताकत किसमें आई। अगर हम नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की बात करें तो उन्होंने कहा कि इस बुक के अंदर आतंकवादी और अलगाववादियों से जुड़े हुए लोग, मकबूल भट्ट, सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह जो जेल में हैं, मसरत आलम भट्ट जेल में हैं, मीरवाइज उमर फारूक और मौलवी मोहम्मद फारूक, इन तमाम का जिक्र किया गया है और इनको कहा गया ये इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज है जम्मू कश्मीर की। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि एक उप मुख्यमंत्री साल 2014 में जिन्होंने चुनाव हारा, उनका जिक्र भी इसमें है, उनको भी बताया कि ये भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। अब आप अगर याद करेंगे तो ये उप मुख्यमंत्री एजुकेशन के मंत्री थे एक समय में। अब जाहिर सी बात है, जो एजुकेशन का मंत्री होगा उसके कालखंड में कोई किताब लिखी जाएगी तो उसमें उसका महिमा मंडन तो होना जरूरी है ना जी। उमर अब्दुल्ला का जिक्र है, लेकिन कहीं नहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके बिल्कुल उस भूतकाल की बात की गई है, उनके पुराने पीरियड की बात की गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2014 के बाद मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, कोई जिक्र उसका नहीं है। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि किसी कालखंड में लिखी गई ये किताब जिसमें अलगाववादियों का और आतंकवादियों का महिमा मंडन है, उसे एक डिजाइन के तहत साल 2025 के एडिशन की शक्ल में समग्र शिक्षा, ये मैं नहीं, ये नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, एक डिजाइन के तहत साल 2025 का एडिशन बताकर इंट्रोड्यूस किया गया। और एडिशन बताने वालों ने एडिशन को पढ़ा भी नहीं कि भाई जब शीशपाल वैद साल 2016 में रिटायर हो चुके हैं, साल 2017 में डीजी प्रिजन थे, अब तो नहीं थे, और उसके बाद 2 साल के बाद वो रिटायर हुए हैं, तो शीशपाल वैद को डीजी प्रिजन से आपने कैसे बना दिया। और जिन लोगों का जिक्र आपने किया जो अभी भी जिंदा हैं, वो प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, इस वक्त उनके असाइनमेंट्स क्या, कोई जिक्र उनका नहीं है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कोई बड़ी साजिश, कोई बड़ी शैतानी करने की कोशिश किसी ने की है। मकसद क्या रहा होगा, क्यों किया गया? क्योंकि आप सोचें, इस बदले हुए भारत में एक आतंकवादी को 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को लाइब्रेरी में रेफरेंस के तौर पर जो किताब दी जा रही है, उसमें एक आतंकवादी का महिमा मंडन, वो भी इस कालखंड में, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब साफ तौर पर यह साजिश बहुत गहरी है, इसकी पड़ताल करने की जरूरत है, दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। और जहां तक किस व्यक्ति ने इसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्ट किसने अप्रूव किया, क्योंकि बिना ट्रांसक्रिप्ट पढ़े किताब अप्रूव होती नहीं। किताब आपके पास आई, आपने किताब पढ़ी होगी, समग्र शिक्षा में जो लोग हैं उन्हें किताब पढ़ी होगी, कमिटी ने किताब को देखा होगा, अप्रूव किया, उसके बाद जाकर किताब इंट्रोड्यूस की गई। और अगर पुराने कालखंड में भी किया गया है तो भी पड़ताल करने की जरूरत है कि अलगाववादियों और आतंकवादियों को का महिमा मंडन करने वाली किताब समग्र शिक्षा के जरिए लाइब्रेरियों तक पहली बार कब पहुंचाई गई, किसने पहुंचाई थी, कौन सी कमेटी थी जिसने इस किताब, क्योंकि ये साफ पता चल रहा है कि ये एक ऐसी कमेटी ने इस किताब को अप्रूव किया है जिस कमेटी ने ट्रांसक्रिप्ट को पढ़कर भी आंखें बंद कर ली हैं, खुद की हैं या करवाई गई हैं, ये देखने की बात है। तो जरूरत इस बात की है कि पड़ताल हो और कितने साल पहले ये इंट्रोड्यूस की गई थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी, क्यों इंट्रोड्यूस की थी, ये सारा अब जांच का विषय है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर की सरकार को इस मामले में एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर, टीम का गठन करके इस मामले में पूरी पड़ताल करनी चाहिए और परतें खोल के बताना चाहिए कि इस किताब के पीछे दिमाग किसका है।